द फैमिली अपन है तो अपने को पूछते, या फिर अपन ऑफिस में रहेंगे तो स्टाफ छोटी छोटी गलती चीज़ के लिए अपने पास, सर ये कैसे करूँ, ये अटक गया, इसका डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, या ये प्रॉब्लम है, जो भी है, तो उसके कारण अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ता है ना, उसके कारण वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये सब चीज़ें अपने को उनसे करवा के लेने के लिए बेटर है कि अपन ऑफिस से दूर रहे, अलग रहे, ताकि वो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए और छोटी मोटी चीज़ के लिए अपने को डिस्टर्ब ना करें। उनकी कोई गलती नहीं है, गलती अपनी है। अच्छा, इसके अलावा क्या एक अपना एक ह्यूमन नेचर रहता है, क्योंकि अपन सब लोग ग्राउंड से आए हुए रहते, कोई सिल्वर स्पून में तो बॉर्न नहीं होते, एक्सेप्ट लाइक ऋतु नंदा, है ना। तो अपने को छोटी चीज़ भी होता है, यार इतना सारा वेस्टेज हो रहा, पेपर, इतनी सारी बॉटल वेस्ट हो रही, ऐसा एक आदत रहता ना, एसी चालू है, हाँ, टोकने की आदत हो जाती, बिल्कुल सही बोले, टोकने की आदत हो जाती, तो उसके कारण अपने स्टाफ को भी अच्छा नहीं लगता। हो रहा होगा नुकसान, ऐसा नहीं हो रहा होगा, कोई परफेक्ट नहीं होगा मेरे ऑफिस, लेकिन आँख बंद करनी पड़ती, एंटरप्रेन्योर का विजन लाना पड़ता है। आपको लगता है कि ये बड़े जितने भी मल्टीनेशनल आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे चाहे वॉलमार्ट हो या अमेजोन हो, बहुत प्रॉफिट बना रहे क्या? उनके बंदे लोग सब दिन रात ऐसे डेडिकेटली काम होता, नहीं तो बिग बाज़ार बंद ही नहीं होता, है ना, बंद ही नहीं होता ना, ऐसा रहता तो वो सब चीज़ें लेके चलनी पड़ती, लेकिन अपने को सिस्टम्स बनाने पड़ते ताकि नुकसान कम हो, जैसे ताकि उसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो, उस लेवल के आदमी लाना पड़ता जो उसको प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दे, वेस्टेज पे ध्यान दे, जो अच्छी सर्विस का एटीट्यूड रखे, उस लेवल के लोगों लाए। अपन उसको 10,000 रुपये महीने की पगार देंगे तो क्या वो उससे अपन उम्मीद कर ले, और वही अगर उसको 50,000 रुपये महीना या लाख रुपये दे तो नेचुरली उसका भी एक पर्सनल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो वी शुड हैव अ नो ऑफिस कंसेप्ट। अगेन आई विल रिपीट, वी हैव स्टार्टेड विद गोल। टीओटी का गोल रखो, टीओटी गोल के लिए मल्टीपल गोल करना पड़ेगा। सबसे पहले बेस बढ़ाना पड़ेगा, बेस बढ़ाने के बाद अपने को अच्छी टीम लगेंगी उसको सर्विस देने के लिए, उसके बाद अपने को खुद का नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा और नो ऑफिस कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा, नो ऑफिस कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वी हैव टू प्रॉस्पेक्ट अप। ये सब तैयार हो गया, सिस्टम बन गया, प्रॉस्पेक्ट अप होता क्या है, हम जब काम करना शुरू करते हैं तो जो मिला उसका अपन इंश्योरेंस निकालते हैं, है ना, और सही भी है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी अगर बड़ा काम करना है तो बड़े लोगों के पास जाना पड़ेगा। पहले क्या अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता तो अपन किसके पास जाते, नॉर्मली ट्रेडर के पास जाते, जो दुकान में मिल जाता, जिसमें अपॉइंटमेंट में झंझट नहीं है ना। आप लोग काफ़ी छोटे छोटे जगह किराने, वो भी बड़े रहते, ऐसा नहीं छोटे रहते करके, लेकिन अभी बड़े होलसेलर के पास जाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर पड़ेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ेगा। अपन सीए के पास नहीं जाते, जो कैबिन में जाते, पहले अपने को डर लगता था, आज भी मेरे को डर लगता है, ऐसे कोई आसानी से मैं घुस नहीं सकता कहीं पे भी, आज भी डर लगता है। लेकिन अपने को प्रॉस्पेक्टिंग अप करना, मतलब जो अपने क्लाइंट बेस का जो भी एवरेज होगा, सपोज उसकी एवरेज इनकम 1 करोड़ होगी तो 10 करोड़ की एवरेज इनकम वाले लोगों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम सबके पास समय इतना ही है, जितना आपके पास है उतना ही मेरा है। तो अपन सपोज़ उतने ही अमाउंट के छोटे छोटे क्लाइंट के पास जाएंगे तो नेचुरली मल्टीपल पॉलिसीज़ बेचनी पड़ेंगी, और एक ह्यूमन कैपेसिटी के हिसाब से उतना फिर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर टीओटी करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कुछ दिन के बाद अपन थक जाएंगे। अपने को ऐसे वो कोल्लू का बैल समझते ना, अपन महाराष्ट्री ने काफ़ी लोग समझते होंगे ना, कोल्लू का बैल क्या होता है, क्या होते हैं, एक ही जगह पे घूमते रहता है, उसका काम लेकिन वो रहता है, बराबर काम करता है, वो तेल निकालता है ना वो, लेकिन उसको क्या लगता है कोल्लू का बैल कि मैंने बहुत काम कर लिया, है ना। अपने को मालूम है वो एक ही जगह पे घूम रहा है करके, और वो सही है ना, उसका काम वही था, एक ही जगह पे घूमना, तो तेल निकल रहा है और प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन उसके समान काम नहीं करना है। आप दिन भर जाके थक के आओगे और फिर जाके घर में बोलेंगे भैया बहुत काम हो गया, ये कर लो, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। आपने 3 पॉलिसी बेची है, एवरेज 1 लाख का प्रीमियम है तो 3 लाख का प्रीमियम है, या अपने थोड़े से अगर प्रॉस्पेक्ट अप किए और 3 पॉलिसी बेची और एवरेज 10 लाख का प्रीमियम है तो उसका मज़ा ही अलग आ जाए। तो वो लेवल चेंज करना पड़ेगा। वो लेवल चेंज करने के लिए पहले जो मैंने चीज़ें बताई, अपना नॉलेज काम आएगा, वो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। अपने को जाके फिर से कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, और अपने को तब जाके नॉलेज क्या आता है, सिर्फ अपना स्किल डेवलप करने के कारण कॉन्फिडेंस आता है, ताकि कोई पूछे कि भैया इसका टैक्सेशन कैसा होगा तो अपने को पता रहना चाहिए। कोई बोले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करना है या कीमैन करना है, या फिर कोई कंपनी में से पॉलिसीज पे करना है एम्प्लॉय के लिए, तो अपने को पता रहना चाहिए सेक्शन 17 क्या है, सेक्शन 37(1) क्या है, सेक्शन 24 क्या है, ये सब पता रहना चाहिए। वो नॉलेज बढ़ाना है उस लेवल का, तब जाके अपन प्रॉस्पेक्टिंग अप करना। अब प्रॉस्पेक्टिंग अप करना तो कैसे करना, नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना। जो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको अगर अपन रेफरेंसेस मांगेंगे तो वो उसी लेवल का रेफरेंस देगा, सही है।
एग्जिस्टिंग क्लाइंट, अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है आपका जो एक किराने की दुकान चलाता है, उसके अंडर में 3 एम्प्लॉयज़ है ना, साल का सपोज 25 लाख रुपए कमा लेता हूँगा, उसकी नेट इनकम होगी, चाहे बुक्स में होंगी कि बिना बुक्स की होंगी, वो छोड़ देते हैं। तो वो अपने को रेफरेंस दे दे के एकदम 25 करोड़ की इनकम वाला तो रेफरेंस शायद ही मिलेगा। कभी कभी किसी के रहते दोस्त है ना कि मेरे साथ बचपन में पढ़े थे करके, कभी कभी, लेकिन एवरेजली नहीं मिलता। तो ये अपने को खुद से कोशिश करनी थी। अब खुद से कैसे कोशिश करना, तो आप जिस भी सिटी में रहते हो, चाहे नांदेड़ में रहते हो या फिर चंद्रपुर में रहते हो या फिर सूरत में रहते हो, तो आपको प्रॉस्पेक्टिंग खुद होके करनी पड़ेंगी। मैं कैसे करता हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ। हर एक के यहाँ गाँव में अलग अलग स्टोरीज़ होंगी। उस गांव में बड़े लोग कौन हैं उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसको टारगेट करना पड़ेगा। उसके बारे में आजकल बहुत आसान हो गया प्रॉस्पेक्टिंग करने, जो पहले बहुत डिफ़िकल्ट था। सोशल मीडियाज़ में जाके देखना पड़ेगा। हम लोग पहले तो कैसे करते, पेपर में किसी के बारे में आया कि इसने नई फैक्ट्री खोला तो फिर वहीं से चिपक जाते थे, फिर उसकी पूरी इंक्वायरी करने थे कि कहाँ से भैया, वो कहाँ से आया, सतारा से आया कि जलगांव का है कि बारामती का है, फिर उसके कनेक्शन क्या है, यहाँ पे उसका चाचा रहता कि साला रहता कि क्या रहता, उसकी फैक्ट्री कौन देखता है। काफ़ी बार फैक्ट्री खोल लिया, ओनर रहता है कहीं और, पुणे रहता है या बॉम्बे रहता है या फिर सूरत में रहता है, होता है ना ऐसा। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन पता करना, कौन से कम्युनिटी का है, कौन से मंदिर जाता है, जैन मंदिर जाता है तो उसमें देरासर जाता है कि कहाँ जाता है, अलग अलग रहता है ना, जैन में भी अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती। कौन से क्लब जाता है, कहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने जाता है, बगीचे में जाता है कि जिम में जाता है, वो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा अपने को। फिर उसका ड्राइवर कौन है भैया, है ना, कहाँ का टाइम स्पेंड करता है, इंटरनेशनल टूर करता है कि नहीं करता। काफ़ी को शौक़ रहता है, काफ़ी को नहीं भी रहता। तो उसके बाजू में अपने को अपॉइंटमेंट मिलती है क्या, सीट मिलती है क्या, वो जमाना पड़ेगा। मैंने यहाँ तक कि किया, ट्रैवल एजेंसी को पकड़ता था मैं, कौन से ट्रैवल एजेंसी से टिकट बुक करता, और वहाँ पे वो ट्रैवल एजेंट वाले को क्लाइंट बनाया, बोला जिस दिन इसकी टिकट आई बुक करने की, उसकी बाजू की सीट मेरे को बिना पूछे कर देना। और काफ़ी बार वो कर लेता था। मैं बॉम्बे में ही था तो वो बोले यार वो आज नागपुर से जा रहा है। मैंने बोला मैं बॉम्बे में था, तो बोले आपने तो बोले थे कर देना बिना पूछे करके। ऐसे खाली गई बहुत बार सीट है, मैं तो रहना चाहिए नागपुर में आने के लिए। बोले कल सुबह की टिकट है, रात को मैं वापस आके, फिर भी मैंने एक बार टाइम मिल गया तो मैंने कर लिया। सुबह की फ़्लाइट से वापस आ गया और शाम की उसकी फ़्लाइट से उसके साथ दिल्ली चले गया बॉम्बे, और बाजू की सीट में बैठ गया, तब जाके अपॉइंटमेंट। ये आप सब लोग करते, कुछ नया नहीं है, लेकिन वो दृष्टिकोण, जैसे क्या भैया आपका नाम, प्रीतेश ने जैसे जिसको भी पटाया होगा है ना, उसने कितने चक्कर काटे होंगे, या मेरा दोस्त जो राजीव है उसने किया होगा, तो वो ये सब कर चुका है। बस में पहले से बैठ जाता था वो एक स्टॉप पहले, और बाजू की सीट खाली रखता था, बाकी पूरी बस फुल रहती थी, ताकि लड़की के पास ऑप्शन ही ना रहे, है ना। रिजर्व करके रखना पड़ेगा ना भैया, थोड़े तक कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वैसे अपने को अपने क्लाइंट के साथ करना है, एज सिंपल एज दिस, बहुत बहुत आसान है ये। और अभी सोशल मीडिया में तो उसके बारे में सब चीज़ें पता चल जाती है आज। पहले हमको 6-6 महीने लगते थे इन्फॉर्मेशन करने के लिए। मेरे यहाँ ऐसी इतनी मोटी मोटी बॉक्स फाइल बन जाती थी उसके बारे में, उसके सब पेपर कटिंग करते थे, पुराने पेपर न्यूज़पेपर लिख के लोकमत में से जाके लेके आते थे हम, उसको पैसे दे के पुराने पेपर निकालते थे कि उसके बारे में ये 2 साल पहले फैक्ट्री खुली थी तब ये छपा था, फिर उसको लैमिनेट करके उसके यहाँ भिजवाते थे। बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर कवरिंग लेटर बनवाना पड़ता था उसको। पहले 2 साल तक तो सिर्फ अपने ग्रीटिंग्स ही जाते रहते, पहले तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं मिलती थी, तो सिर्फ बर्थडेज और यही जाते थे, दिवाली और ये न्यू ईयर के इस तरह के ही जाते थे, डायरी आ जाते थे। उसके बाद उसको पता चलता है यार बहुत दिन से, क्योंकि अपने को अपनी ब्रांडिंग बनानी पड़ेगी उसके खुदों के। अगर खुदों के पता चलना चाहिए कि यार ये आदमी कौन है, क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी उसमें, है ना। अपने गुडविल बनानी पड़ेगी ना। आज आप कोई भी दुकान में देखो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी सोचो, अपन कोई भी दुकान में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अपन बॉम्बे से कुछ लोग हैं, अच्छा कुछ है मैडम भाग रहे, जैसे कोलाबा मार्केट चले गए, है ना, कुछ लोग बॉम्बे से ना कोलाबा मार्केट गया, कोई भी आप वैसी मार्केट गए जहाँ नॉन ब्रांडेड चीज़ें बिकती, यानी ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं रहती, विंडो शॉपिंग बोलते, तो वहाँ ब्रांड का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपन सपोज अच्छी दुकान में गए तो वो पूछेंगे वो कपड़ा रेमंड्स का है क्या, तो फिर बाद में देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेमंड्स की ब्रांड बड़ी है। शादी का सूट लेना है तो रेमंड्स का क्यों लेते, क्यों, क्योंकि ब्रांड बड़ी है, एक क्वालिटी उसने एश्योर की हुई है। कोई भी चीज़ में, खाने की चीज़ में आप नागपुर में जाओगे हल्दीराम जाओगे, या बॉम्बे में जाएंगे तो शिव सागर जाएंगे फॉर एग्जांपल, ये क्वालिटी एश्योरेंस रहता है। तो भी आपसे क्यों लोग डील करेंगे, आपको वो ब्रांड बनानी पड़ेगी ना उसके पास, उस लेवल पे लाना पड़ेगा अपने को उसको उस तरह से। अभी जैसे हम लोग कितनी चीज़ें करते हैं, आज भी करते हैं। अभी एक क्लाइंट को मैं टैप कर रहा हूँ, उसको उसकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हर चीज़ें भेजता हूँ,
हर इनकम टैक्स का सेक्शन भेजता हूँ, हर उसके क्लॉजेस भेजता हूँ। केमिकल इंडस्ट्री है उसकी, केमिकल के बारे में कुछ भी नई चीज़ें आई, गवर्नमेंट ने ये परमिशन दे दी, इसकी इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, इसकी एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, सब डालता हूँ। दवाई को जो केमिकल्स लगते हैं वो सप्लाई करता हूँ। मेरे को सिर्फ इतना पता चला, कोविड में उसने जो मेन कोविड की वैक्सीन जिसने बनाई उसको बहुत सारा माल सप्लाई किया, जिसके कारण उसकी बैलेंस शीट 6 गुना बढ़ गई और जिसके कारण उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 25 गुना बढ़ गई। कोविड में तो जो मांगे वो पैसे मिल रहे थे। तो सिर्फ इतना पता चला, मेरा वो क्लाइंट नहीं है, तो उसने सीरम इंस्टीट्यूट को सप्लाई किया, इतना मालूम है, उसका कारण उसका टर्नओवर बढ़ गया, ये पता चला मेरे को। फिर मैं उसको उससे रिलेटेड सब चीज़ें भेजते जाता हूँ, पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन आई। उसको एक बार अवार्ड मिला था, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अभी भी भेज ही रहा हूँ, अभी तक तो अप्रोच किया ही नहीं हूँ। सही है, तो ऐसा वक्त देना पड़ेगा दोस्तों। इन्होंने 10 साल तक के मेहनत किए तब जाके, है ना, वाइफ मिली। तो किसी को अच्छा क्लाइंट बनाना है तो अपने को भी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, उसमें कोई इफ़ और बट नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अभी 10 साल के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे लोग MDRT पहले साल में करते हैं, पहले साल में भी आप क्लाइंट बना सकते हैं, लेकिन अपने आप को उस लेवल तक उठाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दिस। तब जाके अपन प्रॉस्पेक्टिंग अप करना पड़ेगा। ये एक क्लाइंट के साथ नहीं करना है, मल्टीपल क्लाइंट के साथ, ऐसी 100 फाइल होनी चाहिए आपकी। तो आप अभी जब घर जाओगे, एक तो आपकी पर्सनल गोल ऑफिशियल गोल जो भी है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिस्ट बना के यहाँ से निकलना है। दूसरा, आप ट्रेन में बैठ गए या जहाँ पे भी, ऐसे प्रॉस्पेक्ट के नाम लिखो, प्रॉस्पेक्ट जिसको आप बिल्कुल जानते नहीं हो, जिससे कभी मिले नहीं हो, प्रॉस्पेक्टिंग अप करने की बात करें। लेकिन आपको मालूम है अपने गांव में ये बड़ा आदमी है, अपने शहर में वो बड़ा आदमी, अपने सूरत वाले थे ना कुछ, कहाँ हैं सूरत वाले, हाँ सूरत वाले, तो उसके सूरत के कौन कौन ऐसे बड़े बड़े ज्वेलर्स, उसके नाम निकालो, चाहे फर्म का नाम लिख लो या कुछ भी लिख लो, उसके बारे में जो भी मालूम होगा कि ये सबसे बड़ी किराने की दुकान है, ये सबसे बड़ी स्टील की दुकान है, ये सबसे बड़ा व्यापारी है, उसके ये सबसे बड़ा डॉक्टर है, ये सबसे बड़ा वकील है, उसके नाम लो। और फिर सोचो उसको कैसे अप्रोच करना, फिर उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन निकालो और उसको अपने मेलर, अपनी मैगज़ीन, अपने ब्राउचर भेजना शुरू कर दो, जिसमें आपको अपने बारे में कुछ नहीं भेजना है, उसके बारे में भेजना है, उसकी इंडस्ट्री से। मैं सिर्फ पेपर कटिंग काट के, मेरे को तो व्हाट्सअप नंबर भी नहीं थे, व्हाट्सअप तो अभी भी चलो, बहुत आसान हो गया, पेपर कटिंग काट के सिर्फ एक कवरिंग, आई होप दिस मे बी यूज़फुल फॉर यू, ऐसा करके पेपर कटिंग काट के, वो येलो कलर का ये आता था ना फ्लैप, नहीं वाइटनर नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं हाइलाइटर तो ठीक है, ऐसे एक ऊपर सा टैग चिट आती थी ना, चिपक जाती, बस वो चिक करके एक अच्छे एनवलप में भेज देते थे उसके। और सिर्फ मैं भरत लिखता था, तो उसको क्यूरियोसिटी, एक बार मेरे को ढूंढ के बड़े निकला, यार ये भरत कौन है करके जो भेजता है, साथ में मेरा एड्रेस, क्यूरियोसिटी जगाओ यार, है ना, क्यूरियोसिटी जगानी, उसको आपको मिलने की इच्छा हो जानी चाहिए, यार एक बार तो मिलना है इस आदमी से। सही है, तो इस तरह से आपको अपनी लिस्ट तैयार करनी है फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिंग अप के लिए, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिंग अप के लिए, और उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, पूरा फोकस करना है दोस्तों। बिना फोकस ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। अर्जुन तीर चलाता है तो वो बिल्कुल आग को फोकस करता है, वैसे आपको कस्टमर को वो फोकस करना है, तब जाके अपन विन करें। आप सब लोग ये डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन उसको और तरीके से अपने को स्पेशलाइजेशन करना है। आप लोग दोस्तों, अपन सब लोग प्रोफेशनल में है, और प्रोफेशनल में क्या होता है, एक डॉक्टर बनने के बाद वो तो बेसिक डिग्री है, तो MDRT तो बेसिक डिग्री, अभी अपने को उसको स्पेशलाइजेशन करना है। सही है, बेसिक डिग्री से स्पेशलाइजेशन करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और वो नेक्स्ट लेवल पे तब पॉसिबल होगा जब अपन उसको पूरा फोकस करके, उसको कॉन्सेंट्रेट करके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, उसको कांटेक्ट कर लिए, फॉर एग्जांपल अपन ने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कर लिए, 100 नाम निकाल लिए, उसमें से 10 एक क्लाइंट बन भी गए। अब उसको जब प्रपोजल भी देते हो, या एग्जिस्टिंग कस्टमर में भी आप लोग, है ना, अपन रियलाइज़ नहीं करते, काफ़ी बार एग्जिस्टिंग कस्टमर की भी वर्थ बढ़ जाती, उसकी इनकम बढ़ जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन अपन उसको छोटा छोटा ही बेचते रहते। तो एक गलती करना शुरू कर दो, जितने की भी पॉलिसीज़ आप देते होंगे उसमें एक ज़ीरो ऐड कर लो, ऐड 1 more zero to it। यानी अगर 10 लाख का कोटेशन देते होंगे, जो नॉर्मली आप देते होंगे, उसको 1 करोड़ का देना शुरू कर दो बाय डिफ़ॉल्ट। आज के बाद जितने भी कोटेशन बनेंगे उसमें 1 ज़ीरो ऐड करके ही दो। मैंने मेरे ऑफिस में ये, जब मैं सीख के आया था MDRT से, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया था सबको 1 ज़ीरो ऐड करके दे दो कोटेशन बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ तक कि लोग मेरे को चिल्लाने लगे, अरे तेरे ऑफिस वाले पागल हो गए कि बोले 100 करोड़ का प्रॉपर्टी कोटेशन बना के भेज दी, देना था 10 करोड़, 100 करोड़ का भेज के। कुछ तो सोचा कर, कुछ तो देखा कर, गलती हो गई गलती। और उसने 25 करोड़ की पॉलिसी ले ली।
ये गट्स पैदा करनी है दोस्त। जैसे इसने गट्स पैदा करके प्रपोज कर लिया प्रीतेश, हाँ, अपने में गट्स नहीं दिए इसलिए वो लड़की राजीव की हो गई। ये तो अपन बुरे थोड़ी ना थे यार। सही है, जो प्रपोज करेगा है ना वही ना। तो आप अपने क्लाइंट को प्रपोज करना है दोस्तों, एज सिंपल एज दिस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सही है। तो आप अपने ऑफिस में अपने जो भी कोटेशन बनाते होंगे या आप खुद बनाते होंगे उसमें 1 0 ऐड कर दो, तब जाके TOT होगा। एज सिंपल एज दिस, और कुछ लगता नहीं ज़्यादा। अब कोटेशन बनाने के बाद बड़े क्लाइंट को है ना कंसेप्चुअली बेचना पड़ता। कोटेशन से काम नहीं होते, सिर्फ कोटेशन से काम नहीं होता। कंसेप्ट पे काम होता। एक कहावत है और वो सही भी है, मैं बहुत साल से महसूस कर रहा हूँ। बड़े क्लाइंट पॉलिसी अपन बेचते नहीं है, वो खरीदता है अपने से। पूछ लो किसी को भी, जो भी एजेंट ने बड़ी पॉलिसी बेची होंगी ना, मैंने भी पॉलिसी जितनी भी बेची है उसने खरीदी है, अपन ने बेची नहीं है। हाँ, लेकिन उसको खरीदाने के लिए आपको कंसेप्ट क्रिएट करना पड़ता। तनिष्क वाला इतना ऐड करता है, जितने भी बड़े ब्रांड है, मर्सिडीज ऐड करते हैं, वो ब्रांड करता है ना, कस्टमर खुद जाता है उसके पास शोरूम में देखने के लिए और खुद होके पैसे निकाल के जेब से देता है और ख़रीदता है। तो ब्रांड बनानी पड़ती है, वो कंसेप्ट उसको पैदा करना पड़ता है। जितने भी मेरे क्लाइंट हैं जो बड़ी पॉलिसीज़ लेते हैं या जिसको मैं पिच करता हूँ, इनडायरेक्टली उसमें प्रपोजल पिच नहीं करना पड़ता, उसको कंसेप्ट पिच करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के लिए अभी रिसेंटली एक क्लाइंट के यहाँ बच्ची पैदा हुई। ठीक है, हम बच्ची पैदा करी तो नॉर्मली जो अपन ग्रीटिंग भेजते हैं वो भेज दिए उसको। जिस दिन हुई, क्योंकि अपना एग्जिस्टिंग क्लाइंट था, हॉस्पिटल में एक छोटा टेडी लड़की के साथ, तो पिंक कलर का टेडी बियर के साथ बुके उसके यहाँ छुड़वा दिया। जिस सीजरियन डिलीवरी तो 3 दिन रहते हॉस्पिटल, तो 3 दिन तक वो पड़ा था बुके करके। फिर हम ध्यान देते 3 महीने के पहले पॉलिसी बेच सकते क्या अपन, मिनिमम 3 महीना। अभी 3 महीने के बाद उसके बाद हम लोग लेटर भी भेजते। देखो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, तो उसको लेटर भेजे, बच्ची पैदा हुई तो क्या है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की स्कीम ले लो, सुकन्या पॉलिसी। तो सुकन्या के लिए उसको पीछे गए, मेरे ऑफिस से रोज़ उसको मेल जाते थे, यानी महीने में 1 बार जाता था। फर्स्ट एनिवर्सरी होगी, 1 महीने की हो गई, भैया ली कि नहीं, दूसरे महीने की हुई, ली कि नहीं। अब तीसरे महीने की तब हम पहुंच गए, एग्जैक्टली 3 महीने कंप्लीट होने के बाद तीसरी एनिवर्सरी मेल भेजते हम, मंथली बाय मंथली 2 मंथ 3 मंथ करके 1 क्वार्टर हो गया। तभी भी उसने नहीं ली थी, उसने आधार कार्ड भी नहीं बनाई थी। तो और पता चला वो लंदन जा रहा था, बेसिकली बाहर रहता है, यहाँ पे डिलीवरी के लिए आए थे, तो लंदन जा रहा था। उसी दिन सुबह हम पहुँच गए, कुछ नहीं हुआ, हमने उसको ऑर्गेनाइज़ करके उसका आधार कार्ड बनवा के दिया। ये अपना काम नहीं है, लेकिन उसका आधार कार्ड बना के दे दिया बेटी का। उसी दिन उसका अकाउंट खुलवा दिए सुकन्या का, खुश हो गया वो। उसी दिन उसको एक प्रपोज़ल दे दिया हमने, 1 करोड़ का जीवन तरुण। ठीक है, वो एग्री हो गया। उसकी वाइफ को प्रपोजल दे दिया डिलीवरी के बाद, 3 महीने के बाद। आजकल सीजरिन के लिए 3 महीने के बाद उसको पॉलिसी दे दी, क्योंकि उसकी वाइफ की नहीं थी एक भी, उसकी खुद की बहुत पॉलिसीज थी हमारे पास। तो वाइफ को पॉलिसी दी, क्योंकि शादी हुई थी, 1 साल के बाद डिलीवरी हो गई, तो वाइफ ने 1.5 करोड़ की जीवन उमंग ले ली। तो यहाँ पे कहीं पे भी अपना एज सच मेजर उसको क्या अच्छा लगा, सिर्फ उसका आधार कार्ड बना दिया और उसका सुकन्या का अकाउंट। और पिच क्या किए थे हमने, सुकन्या किए थे 1.5 लाख रुपए डालना करके, और 1.5 लाख डाल के 20 साल के बाद एवरी ईयर वो विड्रॉ कर पाएगा, या उसकी जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो अकाउंट में पैसे होंगे और इतने होंगे। तो बोले 1.5 लाख से मेरे को ज़्यादा डालना है। अब ज़्यादा डालना है तो मैंने क्या बोला, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तेरे को होना तो पॉलिसी ले ले। तो बोले हाँ, मेरे को पॉलिसी ऐसी दे दो कि 2.5 करोड़ रुपये और मिल जाए। तो हमने तो तरुण की बात ही नहीं की, इसमें डाल दें 2.5 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, हर साल तेरे को 4 लाख रुपये भरने हैं। तो ठीक है बोले। फिर बोले कि रेगुलर इनकम भी होना वाइफ के लिए, तो वो भी कर ले। तो ऐसे करके कोई प्लान समझाने की ज़रूरत नहीं, तरह से स्पेसिफिकली एक बच्चों को जो उस समय उम्मीद रहती है उसके पेरेंट्स को, और साथ में पेरेंट्स बैठे थे, घर गए थे हम लोग, कि उसके लिए प्रोविज़न करना है, वो हो जाती और वो उसी समय होती। तो इस तरह से लोग पॉलिसी बाय करते, अपन बेचना नहीं करना पड़ता, एज सिंपल एज दिस। तो कंसेप्चुअली बड़े लोगों को आपको कोई कंसेप्ट पे लिंक करना है कि आपको बच्चे हुए तो उसकी प्रोविज़न करो। अब हमने क्या क्या किया था, ये जो एनिवर्सरी का बताया उसमें क्या क्या किया था, हमने क्या किया, बेटी हुई तो बेटी में आज की शादी करनी है अगर अच्छी है, जिससे उसकी फैमिली है, तो अपने को 3 करोड़ रुपए लगते। उस समय मैंने उसको कैलकुलेशन इन्फ्लेशन के साथ बता दिया कितने लगते, 50 करोड़ का मैंने बजट दे दिया उसको। ठीक है,
नॉर्मल इन्फ्लेशन के साथ ये करके एक मस्त फ़ोटो भेज दिया ये करके। उसको एजुकेशन में आज अमेरिका में मेरी बेटी पढ़ रही है, 25 लाख रुपए फ़ीस लगती है, ठीक है। उस समय कितनी लगेंगी उसकी फ़ीस की कैलकुलेशन थी, 3.5 करोड़ रुपए एवरी ईयर फीस लगेगी। एक मास्टर का एजुकेशन करना है तो उसकी प्रोविज़न कर लेना भैया। अमाउंट तो बड़े बताना ना, अपन क्या को बोलेंगे, वो इंडिया में खुद अभी लंदन में रह रहा है, जॉब कर रहे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो उसकी प्रोविज़न करनी पड़ेगी। तो ये उसको रेगुलर भेजते गए हम कि बच्चों की फ़ीस का क्या प्रोविज़न करना है, ये करना है। हमने कुछ नहीं लिखे कर करके LIC, कहीं LIC का नाम ही नहीं है। एक बेटी हुई तो उसकी शादी और उसकी पढ़ाई तो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मारवाड़ी फैमिली है तो उसमें खर्चा भी रहता है, दहेज की तो बात ही नहीं की, हो सकता है तब दहेज ख़त्म हो जाएगा करके, लेकिन ये सब चीज़ें रेगुलर उसको भेजना पड़ता। तो उसके बाद पॉलिसी उसने ख़रीदा कि अपन ने बेचे, उसने ख़रीदा, चलो इतने से तो चालू करते, 3 महीने की हुई तो फिर अगले विजिट में 1 साल बाद आएगा तब और देखेंगे। तो एज सिंपल एज दिस। तो दोस्तों अपना काम बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप पे काम होता है, कंसेप्ट पे काम होता है, सिस्टम बेस्ड में काम होता है, तो गारंटेड सक्सेस होता है। तो अपने को दोस्तों सिर्फ टारगेट बना के काम नहीं करना है, उसके प्रोसेस पे ध्यान देना है, ये पूरी प्रोसेस फॉलो करनी है। उसको टारगेट करना है, उसके जैसे लड़की को फूल देना पड़ता है, नए नए कपड़े देना पड़ता है, या अच्छी इमोजी भेजना पड़ता है आजकल व्हाट्सअप पे, वैसे ही ये सब क्लाइंट को करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दिस ऑल यू मस्ट बी डूइंग इट, है ना। लेकिन पूरे पैशन के साथ करना है, पूरे फोकस के साथ करना है, फोकस नहीं हटना चाहिए दोस्तों। बाकी आप लोग सब अपने आप में गुरु है ना, तो प्लीज़ कंटिन्यू, लेकिन छोटा मत सोचो। मिनिमम सब लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं वो TOT का टारगेट करो और कोशिश करो कि नेक्स्ट ईयर TOT हो जाए। मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, लोग ही नहीं है काम करने की, भूल जाओ कंपटीशन है। और अभी बहुत सारे स्टेटमेंट आए, मर्सिडी वाला बोलता है SIP वाला मेरा कॉम्पिटिटर है, क्या बोलता है, सही है, पढ़े स्टेटमेंट आपने, मर्सिडी वाला बोलता है ना SIP वाला कॉम्पिटिटर है। तो हर आदमी, मैं हमेशा इतने साल से बोल रहा हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, जो वाइट गुड्स बेच रहा है, यानी बड़ी मर्सिडी कार बेच रहा है, वो कॉम्पिटिटर है मेरा दूसरा LIC एजेंट कॉम्पिटिटर नहीं है, या प्राइवेट का एजेंट या म्यूचुअल फंड वाला कॉम्पिटिटर नहीं है, शेयर मार्केट वाला कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन जो सेविंग नहीं कर रहा है और वाइट गुड्स में खर्चे करवा रहा है क्लाइंट को, वो कॉम्पिटिटर है। तो दोस्तों आपके तो कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। सबने कोविड में इतना कमाया है, सबके पास सरप्लस पैसा है, कहाँ डालना कहाँ खर्चा करना वो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उसको उसके पैसे के साथ उसके सपनों के साथ लिंक कर दो तो सबसे अच्छा है। कहीं पे भी आप जाओ, कहीं पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, कहीं अच्छी डेस्टिनेशन पे फ़्लाइट नहीं है, होटल नहीं है, सब में तकलीफ़ है। मैरिजेस में फिर से अभी मैं 2-4 मेरे क्लाइंटों की बारात में गया था, सब लोग करोड़ों रुपए फिर से खर्चा करने लगे। जब कोविड के समय ऐसा बोल रहे थे कि ये कंसेप्ट ही बंद हो गया, लोगों ने कार्ड छपाना बंद कर दिए थे, व्हाट्सएप पे ही मैसेज आते थे, अभी फिर से सब चालू हो गया, मिठाई के डब्बे भी आने लगे, ये भी आने लगे, पूरा हैम्पर पैक भी आने लगा। समय समय की बात रहती। तो पीपल हैव फ्लडेड विद मनी एंड दे वांट टू स्पेंड, दे वांट टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर, दे नीड अ रियल प्रोफेशनल पीपल लाइक यू हु कैन गाइड देम, एंड वी हैव टू प्ले अवर रोल. With this word, thank you for your patient listening. Wish you all the best for TOT. Thank you so much. कुछ क्वेश्चन आंसर है तो अपन करेंगे 10 मिनट, फिर देन वी कैन ब्रेक. हाँ सर बोलिए, माइक एक बार दे दो. हाँ जी बोलिए सर. हाँ हमारे एरिया के छात्र के जो एमपी थे, हाँ दुनिया में नहीं है. हाँ लेट राजू जी सातव साहब, जो प्रदेश कांग्रेस के यूथ के प्रेसिडेंट भी रहे. नाम मत बताओ, हाँ. मैं कंसेप्ट बताओ. तो क्या आप करना? नागपुर प्रश्न? से दिल्ली तक उनके फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे. हाँ ये बात हमने सुनी थी, क्या ये हाँ. सच है? नहीं, उनके साथ नहीं था, ये दूसरे के साथ था. अच्छा. उनके साथ नहीं था. हाँ. लेकिन ये जो वो बता रहे मेरे को याद नहीं, अगर उनके साथ भी होगा तो मैं. नहीं, एक LIC के ऑफिसर ही थे जो विदर्भ से बिलोंग करते थे. हाँ उन्होंने मुझे ये बात बताई कि उनकी पॉलिसी मेरे पास थी. उनका प्रीमियम ईयरली 1,50,000 था. हाँ. तो वो ऐसा बोल रहे थे कि उनकी एक पॉलिसी भरत भाई के पास भी है, और ये तरीके से क्या उन्होंने नाम बताए? राजीव जी सातव. नहीं मेरे को याद नहीं, मतलब शायद मेरे पास नहीं होंगी. हाँ जी. अच्छा नहीं तो याद रहता नॉर्मली. अच्छा ठीक है सर. ये मैं ऐसे बहुत सारे फंडे अप्लाई करते रहता हूँ. हाँ. कभी सक्सेस आता कभी नहीं आता. मैं लोगों के साथ ट्रैवल जरूर करता हूँ. और जो बेस्ट टाइम है लोगों से इंटरेक्ट करने का. अच्छा, और वो जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में जो काम करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनके भी बहुत सारे इंश्योरेंस आपके हाँ, पास वो करते रहते हैं. आप प्रश्न पूछो, वो मत देखो ज़्यादा. यस मैडम. हाँ
जी मैडम, हाँ जी सर। एक मिनट, अच्छा चलो 1 मिनट, मैडम के पास आया तो मैडम को कर ले। हाँ जी वो लोग आजकल वो बोलते हैं कि मुझे स्टॉप करके म्यूचुअल फंड में जाना है और मैं टर्म प्लान लूँगा, या वो बोलते हैं बाद में कराऊंगा, बट फिलहाल ये पॉलिसी स्टॉप करो। अच्छा, स्टॉप भी करने की बात कर। हाँ, क्योंकि इसमें रिटर्न आप जो मीन्स मेरे पेरेंट्स को बता रहे हो उसके बदले 3 to 4% रिटर्न है, और वो भी जीवन आनंद जैसी पॉलिसी में लोग ये से बोल रहे हैं, और हम लोग पूरा प्रेजेंटेशन भी देते हैं, उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, बट फिलहाल मेरा ऑब्जेक्शन ये है, तो प्लीज़ आप कैसे आंसर करोगे? ये मैडम जो बोल रहे बिल्कुल फैक्ट है। यंग जनरेशन लोग मानने को तैयार नहीं। पहले तो क्या, एक तो व्हाट्सअप मीडिया उनको बहुत सारा या रील्स या ट्विटर वगैरह जो भी ज्ञान दे देता है ना, इंस्टाग्राम के थ्रू वगैरह जो भी, तो उसके से ज्ञान दे देता है। इंश्योरेंस अलग रखो, इन्वेस्टमेंट अलग रखो। सबसे पहले उसको टर्म इंश्योरेंस लेना है तो टर्म इंश्योरेंस से पहले अपन भागते थे, भागो मत, उसको दो टर्म इंश्योरेंस। मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर पहली बार क्लाइंट को पिच कर रहा हूँ तो मैं उसको सीधा 10 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस की बात करता हूँ। उसको इंश्योरेंस के लिए तो रेडी कराओ, फिर उसको ये भी बोलता हूँ कि मेरा टर्म इंश्योरेंस बाकी से 25 से 40% महंगा है, 25 से 40% महंगा है मेरा टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि मैं सिर्फ LIC का बेचता हूँ। यही बताओ उसको, रेडी तो कराओ उसको कंसेप्चुअली। कहीं प्रीमियम नहीं बताना पड़ता, परसेंटेज पे बात कराओ कि टर्म इंश्योरेंस करेंगे 0.25% कॉस्ट आएंगी, अगर एज ज़्यादा है तो 1% कॉस्ट आएंगी। 10 करोड़ का इंश्योरेंस करेंगे तो साल के 10 लाख रुपए लगेंगे, है ना। अगर यंग एज है तो 25 साल के 2.5 लाख रुपए लगे। लेकिन रेडी तो कराओ, मेडिकल तो कराओ। और मैक्सिमम मैंने टर्म इंश्योरेंस बेचे, 1 साल के बाद वो लैप्स हो जाते, वो बोलते यार रेगुलर पॉलिसी में पैसा डाल दो। तो पहले तो उससे घबराओ मत, टर्म इंश्योरेंस बेचते हो उसको बोलो बिल्कुल सही कर रहे, ये कर ले। दूसरा, मैंने इसके पहले यहाँ पे सेशन में एडजस्ट किया, एक क्लाइंट था, वो सब पॉलिसी सरेंडर करने की बात कर रहा था, पूरे टर्म इंश्योरेंस। तो सबसे पहले तो हमने उसको टर्म इंश्योरेंस दिलाए भी, है ना। कुछ लोगों को मिले, कुछ लोगों को नहीं। तो जिनको नहीं मिले उनकी पॉलिसी कंटिन्यू रखो, बोला पहले ले लो ना टर्म इंश्योरेंस, फिर सरेंडर करना, क्योंकि अपने साल टाइम रहता। प्रीमियम नहीं भरवाया उसने, जब प्रीमियम ड्यू थे तब बात की कि मैं साल का इतना भर रहा हूँ और इतना कम कवरेज है। तो मैंने सबके फैमिली के पूरे टर्म इंश्योरेंस पहले प्रोसेस किया। तो बोले लेंगे आपसे, तो टर्म इंश्योरेंस ले लिया उन्होंने। फिर 1 साल तक है, हम उसमें फ्री रिस्क कवर रहती टर्म इंश्योरेंस में, जीवन आनंद वगैरह सब पॉलिसी पुरानी थी, जीवन श्री वगैरह जो भी है। तो 1 साल तक अपने पास टाइम था। 1 साल के बाद जब नया लैप्स होने वाली थी, तब हम फिर से गए उसके पास कि अभी तू जो आगे के प्रीमियम भरेगा इससे, हमने बोले पेड अप कर लो, और 1 साल के बाद जब रिस्क कवर ख़त्म हो जाएंगी तब उसको सरेंडर कर देना, क्योंकि 1 साल तक की तो पूरी रिस्क कवर है। तो जान, तो लोगों को थोड़ा सा एडवोकेट करो कि हाँ सरेंडर करने, एग्री कर लो जो बात है, फिर उसको रिप्रेजेंट करो। फिर 1 साल के बाद उसका माइंडसेट चेंज हो। तो हमने उसको रिप्रेजेंट किया कि अभी तेरे इसमें 15 साल भरना है, इसमें 8 साल भरना है, इसमें 6। तो उसका पूरा IRR के साथ कैलकुलेशन करके गए। तो आगे के प्रीमियम में उसको IRR जो मिल रहा था वो 10.5% मिल रहा था। पुराना भूल जाओ, वैसे ही वो सरेंडर करने वाला था, तो वो तो भूल जाओ ना। अपन भी बोल काय को उस पर बात करना। अभी तेरे को आगे जाके हर साल कुछ उसका 28 लाख रुपए प्रीमियम था, 28 लाख रुपए टोटल इतना भरेंगे और इतनी मैच्योरिटी आएंगी। उसके सामने 1 करोड़ रुपए मिल रहे थे, तो उसका IRR 10.5% आ गया। तो मैंने बोला कहाँ तेरे को मिलता है बता दे, गारंटेड, इसके लिए कुछ नहीं करना, पूरे विथ इंटरेस्ट पैसे भर दिए उसने, पूरी पॉलिसीज फोर्स में रखी। तो सिंसियरली उसको हेल्प कर। अच्छा, प्लस हमने क्या किया था, उसको SIP चालू करनी थी तो SIP भी चालू करवा दिए थे, और 1 साल के बाद सब रिटर्न उसके नेगेटिव दिखने लगे, हुआ ना। 1 साल के अंदर रिटर्न आते नहीं, नॉर्मली बहुत सारे फंड में नेगेटिव आ जाते हैं। तो लोगों को सिंसियरली हेल्प करो, जो बोल रहा है वो एक्सेप्ट करो, उसके पास पूरे प्रेजेंटेशन लेके फिर से 1 महीने बाद 2 महीने बाद कंटिन्यूसली जाते रहो, वो चेंज हो जाएगा। एज सिंपल। थैंक यू मैडम। यस सर, 1 मिनट, यहाँ पे कोई यहाँ था माइक लेके, मेरे पास उनके पास आया था, इनका पहले देख लेते, लाइए। हाँ जी, जो प्रश्न है सर, मैंने सुना है आप स्मशान में भी पॉलिसी बेचते हो। पॉलिसी नहीं बेचता किसको सुना बेचेगा यार, वो न्यूज़पेपर में पढ़ा था। काश मैं बेच सकूं, आई डोंट माइंड सेलिंग देयर, लेकिन मशान में सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेक्टिंग होती है। आपने जो पढ़ा था ना, पूरा आर्टिकल पढ़ना, गूगल करना, भरत पारिक के नाम से BBC का आर्टिकल है। BBC की पूरी टीम आई थी नागपुर में, उनके फोटोग्राफर वगैरह सभी, उनको मेरे बारे में पता चला, है ना। वो पता भी कैसे चलता है, मेरे बारे में आप लोग है ना गूगल बहुत करते हैं, लगता है यार काय को मेरे चक्कर में रहते तुम लोग, किसी और के बारे में करो गूगल, प्रॉस्पेक्टिंग तो करो, कहाँ टाइम खराब करते। खैर लोग बहुत ज़्यादा करते, तो उन्होंने देखे कि इतने मिलियन मेरे ये हो गए, व्यू हो गए, तो उन्होंने पता किए, फिर उन्होंने पता किए कि कौन है करके। फिर उन्होंने दिल्ली की अपनी पूरी टीम भी जाके इसका सर्वे करके आओ।
तब LIC का IPO भी आ रहा था, तो उन्होंने पूरी टीम 3 दिन मेरे ऑफिस में रही, मेरी दिन भर की एक्टिविटी देखे, मैं कहाँ जाता हूँ क्या जाता हूँ। तो मैंने तब मशान में भी गया था मैं, क्योंकि अपने लोकल पेपर देखा होगा तो ओबिचुरी कॉलम देखा है, वो पूरा स्पॉन्सर्ड रहता मेरा, है ना। आप लोग भी अपने एरिया में कर सकते, वहाँ पे जितने भी ओबिचुरी आते हैं उसके ऊपर अपनी ऐड रहती है। खैर, तो वो जितने भी क्लेम आते हैं अननोनली, if you have seen the local newspaper, there is a obituary column, that whole obituary column is sponsored by me because I give my ad about that, है ना। तो जिसको भी देना वो फ्री में छापते, वो उसके ऊपर अपनी ऐड आ जाती, उसका अपने को रोज़ पैसा देना पड़ता है। तो 365 दिन नागपुर के हर प्राइम पेपर में अपनी वो ऐड रहती है। तो जो भी डेथ हो जाती है, चाहे वो मेरा क्लाइंट हो या ना हो, क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग करना तो कैसे करना, आपका क्वेश्चन, तो मैं सिर्फ जाके वो डेथ अटेंड करता था, क्योंकि मैं मानता हूँ डेथ में जाने के लिए अपने को इनविटेशन लगता क्या, आपके यहाँ छपते क्या, नहीं छपते ना। डेथ होने के बाद पेपर में छप जाता है, फिर अपन कोई भी जाके अटेंड कर सकते। उठामना में जाने के लिए लगता है कि इनविटेशन नहीं लगता, तो वहाँ से जाके प्रॉस्पेक्टिंग शुरू हो जाती है और कुछ दिन के बाद उसका क्लेम सेटल करता। इस तरह से मैं पॉलिसी बेचता हूँ, समझ गए। चलो नेक्स्ट सर, पूरा आर्टिकल पढ़ लेना वो। हाँ जी अच्छा एक मिनट, हाँ आपकी चॉइस है, जिसको दे दो। नहीं चॉइस नहीं, आप बोलिए ना, आप प्रश्न पूछो। सर जी, मैं प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ जी सर। कि इतना सारा आपने कहा। हाँ, सबके बेनिफिट के लिए माइक में बोलो। हाँ सर। हाँ सर, आप जीरो से किसी हीरो volunteer बन को गए। एक बार भेज दो ना, 2-3 माइक रख लो, ताकि जिसको भी बोलना है सबको बेनिफिट हो जाए। हाँ जी। सर, आप जीरो से हीरो बन गए। हाँ, आपकी अभी कैसा कोई ऐसा ख्याल आता है कि अब बस बहुत हो गया? कभी कभी पहली बात तो मैं हीरो नहीं बना हमारी ये है ना नहीं, सर। नहीं, ऐसा। हाँ देखो ऐसा है, मेरे हिसाब से, मतलब कुछ लोगों को ऐसा बोलते हैं, लोग अपने को ताना भी, मेरे को मेरे फ्रेंड बोलते हैं, मेरे घर वाले भी बोलते हैं कभी कभी। जैसे मैंने बताया ना, मेरी 5 सिस्टर है, आप लोगों को पता होंगी मेरी कहानी। 5 सिस्टर है, बोले और कोई काम नहीं मिला क्या करने के लिए, अभी मेरे को बोलते हैं कितना दौड़ेंगा करके, है ना। हाँ तो मैं बिज़ी तो रहता ही हूँ, फ़ोन पे भी वाले उनको मेरा टाइम मालूम है, मेरे को फ़ोन करना है तो रात को 11 बजे के बाद करना पड़ेगा, तब जाके जूम कॉल अटेंड होते हैं। हमारे फैमिली में जो भी बर्थडेज वगैरह होते हैं ना 11 बजे के बाद, और मेरे कारण बेचारे वो लोग जागते भी। खैर जो भी, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। देखो क्या है, मैंने बताया ना, पैशन के साथ काम करो, लगन के साथ काम। मेरे को पैशन है, पैसा सेकेंडरी थिंग है। बात ये जो काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं अपन, है ना, वो गोल जो हासिल कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, वो एक पैशन मैंने लिंक किया है कि मज़ा आता है काम में, लोगों से मिलना मज़ा करता है। उस बच्ची का मैंने सुकन्या अकाउंट खुलवा के 1.5 लाख रुपए जमा करवा दिया है, LIC का प्रीमियम उठा लिया मैंने 12 लाख का, जीवन उमंग और ये मिला के, उसका पैशन मज़ा आता है, वो अच्छा लगता है। और उसके इलाके कि आज मेरे को हर महीने की 1 तारीख को मैं 1800 पेंशन देता हूँ, 1800 नंबर ऑफ पेंशन, थैंक यू। और उसका अमाउंट है 3 करोड़ 80 लाख रुपए हर महीने की 1 तारीख की, जो अपन सब ने बेची थी। 10-10 हज़ार रुपये जीवन सुरक्षा पॉलिसी बेची थी ना आप लोगों ने, मैंने भी बेची थी। और मेरे को यहाँ तक के कि है क्या हमारे मूलचंदानी सर, अच्छा ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफिसर सर फिर ABM, फिर ब्रांच मैनेजर चिल्लाते थे, क्योंकि उस समय जीवन सुरक्षा पॉलिसी बेचने का क्रेडिट नहीं मिलता था, है ना, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता था। तो मैं 10,000 रुपये महीने की उसको जीवन सुरक्षा देता था। इसके क्लाइंट, मेरे क्लाइंट को 1 लाख रुपए महीने की पेंशन आई, जिसके कारण उसका 3 करोड़ 40 लाख रुपए हर महीने पेंशन आती है। 3 करोड़ 80 लाख रुपए तक हो गई अभी। और आज भी मैं जीवन शांति भी बेचता हूँ, जीवन सुरक्षा भी, जीवन अक्षय भी बेचता हूँ, अभी पेंशन प्लस भी बेचना शुरू कर दिया। तो ये पैशन है कि लोग तो हर महीने की 1 तारीख को मेरे को फ़ोन करके, कितने लोगों के कॉल आते कि भरत आज तेरे कारण मेरे को हर महीने 25,000 रुपये आ रहे हैं। तो दैट इज़ अ सेटिस्फैक्शन। सर आप। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि IPO आने के बाद LIC आप कैसे देखते हो? यार चेयरमैन की क्वेश्चन मेरे को क्यों पूछते हैं यार, ऐसा है लेकिन आप निराश मत हो, जो होगा देखो क्या है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं। अच्छी कंपनी है, अभी अगर आपके क्लाइंट बोलते तो थोड़े कंपनी के लिस्ट निकाल लो कि Paytm का क्या हालत हुआ, नायका का क्या हालत हुआ, ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो अपने से ज़्यादा गिर गए, उसकी चिंता मत करो। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी देखो क्या है कि LIC है ना, उसका पहले क्या था, एथिक्स हम जो बोल रहे कि हाउ टू पे ए क्लेम। अब IPO आया तो वो प्राइवेटाइजेशन के हिसाब से, तो उसमें कुछ
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। LIC के काम करने वाले लोग वही है, एथिक्स भी वही रहेगा और सबको क्लेम होगा। ऑन द कंट्री बेटर परफॉर्मेंस आएगा, इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें। आज देखो व्हाट्सअप चालू कर दिया LIC ने, बहुत सारे सिस्टम कर लिए, LIC बहुत एक्टिव हो गई। CRR रेट अपने कम हो रहे तो LIC ने पेंशन के रेट भी इमीडिएटली बढ़ा दिए और बहुत सारे ऐसे नए प्रोडक्ट और आ रहे हैं। जब मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो LIC को कॉम्पिटिटिव लेने के लिए लाना पड़ेगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेनिफिट ही होगा आपका IPO आने से, बेफिक्र रहो, बेनिफिट होगा। फ्यूचर में LIC जो आज का स्वरूप है उससे बहुत बदल जाएंगी। आप लोगों को बताना है तो फ्यूचर बताओ, प्रेजेंट की तो बात ही मत करो। देखो ऐसा है, लोग बोल रहे हैं रिसेशन आ रहा है ना, ऐसा बोलते हैं ना बाहर में रिसेशन आ गया, तो उसकी बात मत करो, वो तो सब बात कर रहे हैं। रिसेशन के बाद क्या होना उसकी बात करो। लोग कोविड की बात करते तो मैं कोविड के बाद की बात करता हूँ कि कोविड के बाद क्या हो जाएगा करके। लोग बोलते थे ये बंद हो जाएगा करके शादी ब्याह में, ना कोई बंद नहीं होने वाला, डबल खर्चा करेंगे लोग, क्योंकि लोग बोलेंगे कि कहाँ जाना है जमा करके, क्या करेंगे लोग, तो इकोनॉमी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे। मैंने मेरे जितने भी क्लोज क्लाइंट या फ्रेंड थे उसको बोला तो तेरी कैपेसिटी बढ़ा ले, कोविड में प्लांट ठीक कर ले, मशीनरी ठीक कर लो, नई मशीन इंपोर्ट कर लो, बाद में शॉर्टेज हो जाएंगे, मिलेगा नहीं। और जिन्होंने ये सब चीज़ें किया तो लोगों को फ्यूचर बताओ। तो LIC का स्वरूप आज से 5 साल के बाद इतना चेंज हो जाएगा कि आपकी खुद की ग्रोथ उसमें 10 गुना हो जाएगी। और हमेशा ग्रोथ हुई ना इतने साल में, इसके पहले अपन प्राइवेट कंपनी आने वाली थी तब बातें करते थे, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो। यस मैडम, बोलिए ना, बोलिए। हाँ जी। एक क्लाइंट है, उन्हें हम 4 साल से फॉलोअप कर रहे हैं और अच्छे हैं, मतलब काफ़ी सालों से जानते हैं। उनको हर इसमें उनके बर्थडे में बोलेंगे या हर कोई भी ओकेज़न, दिवाली, न्यू ईयर पे हर चीज़ उनको देते हैं जो देना चाहिए, डायरी हुआ, मिठाई हुआ, सब। उन्होंने हमें कभी मना भी नहीं किया, बहुत बड़े बिल्डर हैं। जाते हैं तो लूँगा ज़रूर बोले, पॉलिसी करनी भी है, प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, 4 साल से फॉलोअप कर रहे हैं, बस ये तारीख को आओ। फिर शायद बिज़ी रहते हैं, वैसे भी वो बहुत बिज़ी रहते हैं, तो वो अभी तक मिल नहीं पा रहे, बहुत बार गए। तो अब हमें कभी कभी लगता है कि नहीं अब हम जाना बंद कर देते हैं, फिर ऐसा लगता है नहीं बंद मत करो, रिजल्ट हाँ। जरूर आएंगे। लोग 10 साल तक वेट करते हैं, मैं बहुत सारे क्लाइंट 5 साल तक वेट करता है। नहीं, लेकिन बार बार उनके पास जाना चाहिए, वो ठीक लगता है या फिर ठीक लगता है, उसमें शर्म नहीं करनी अपने को। देखो लड़की हंसी तो फंसी, ऐसा बोलते हैं ना, है ना, वैसे अपन शर्म करेंगे तो अपन आउट ऑफ द धंधा हो जाएंगे, अपने शर्म करनी ही नहीं। क्योंकि वो अपॉइंटमेंट देते हैं कि सैटरडे आइए, अपन लेकिन उसके बेनिफिट की बात कर रहे हैं। और दूसरा, आप जाओ और अभी इंश्योरेंस की बात ही मत करो, इंश्योरेंस की बात ही मत करो। कोई प्रेजेंटेशन, आपको बताता हूँ, मैं जितनी भी अपॉइंटमेंट करता हूँ ना बैग रखता हूँ ना कुछ रखता हूँ मेरे हाथ में, यहाँ तक कि मोबाइल भी एयरपोर्ट मोड पे डाल के चले जाता हूँ, है ना। सिर्फ क्लाइंट को फोकस करो, उससे बात करो, उसके धंधे में क्या आ रहा हो उसके बारे में बात करो। गोदरेज प्रॉपर्टी, आप नागपुर के हो ना, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की इतनी बड़ी स्कीम आ रही है उसके बारे में बात करो, उसको बिल्डर लाइन के रिलेटेड बात करो, उसको कुछ ऐड ऑन करो, उसको आपसे मिलने का मज़ा आना चाहिए। देखो क्या है, बड़ी पॉलिसी ट्रस्ट पे बिकती है, यू शुड विन द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर, है ना। हर एग्जाम्पल में ये कर रहा हूँ, आप लोग बोल रहे होंगे बहुत बड़ा आशिक होगा ये, लेकिन लड़की को भी पहले ट्रस्ट आना चाहिए आपके ऊपर, तब लड़की आपसे बात करेगी ना। यस, है ना। तो कस्टमर को ट्रस्ट आना चाहिए ना, उसकी ज़रूरत है आइडेंटिफाई करो, उसको ट्रस्ट आना चाहिए, उसके हित में बात करो, अपने को पॉलिसी लेनी है करके मत बात करो। जब HDFC का एक ये आया था, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग आई थी, 1500 रुपये में टर्म इंश्योरेंस मिलता था 25 लाख का, याद है आपको? 1500 रुपये में 25 लाख। मैं सब क्लाइंट को बोलता था जाके ले लो, HDFC से लो, कोई दिक्कत नहीं। उसको बताओ, उसको ये बीच में टाटा का इंश्योरेंस था जो बहुत सस्ता था, ये फिर से महंगा कर दिए, है ना, है ना। तो लोगों को बोलो ना, लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं सबको बोलता हूँ सिर्फ मेडिक्लेम लो, और वो भी ग्लोबल पॉलिसी लो, 1 करोड़ की लो मेडिक्लेम। मालूम है मेडिक्लेम में ग्लोबल पॉलिसी भी होती है कि फॉरेन में जाके ये करना पड़े, तो ये सब की बात करो ना। इंश्योरेंस की बात ही क्या करना, सुकन्या सबको दिलवाओ, प्रधानमंत्री की स्कीम। बिल्डर को बोलो तेरी जितनी लाइबिलिटी सिर्फ वो कवर कर, तू बैंक से इंश्योरेंस ले ले, जो तेरे को बैंक टर्म लोन दी ना, कल कुछ हो जाने के बाद तेरी फैमिली पे ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात करो। कोई बैंक देने को तैयार नहीं रहेंगे। मेरा एक क्लाइंट है, उसको स्टेट बैंक मिला, स्टेट बैंक सबसे अच्छी है, उस बैंक से तूने लोन लिया है, उसने 350 करोड़ का लोन लिया है, उसको बोला बैंक से इंश्योरेंस ले, बैंक ने उसका 100 करोड़ भी पास नहीं किए। स्टेट बैंक ने प्रपोजल दिया, ये दिया, अपने से प्रीमियम भी उसका 25% कम था, मैंने उसको फिर 28 करोड़ का इंश्योरेंस करके दिया, बैंक ने नहीं दी उसको, वहाँ पे प्रपोजल रिफ्यूज़ ही हो गया उसका। तो लेकिन उसके हित की बात करो, भैया तेरी लाइबिलिटी कम कर रहा हूँ मैं,
मैडम इस तरह से बात करनी है, इंश्योरेंस की बात मत करो और धंधा मिलेगा, पेशेंस रखो, उसके हित में बात करो। यस, लास्ट 2 क्वेश्चंस। हाँ जी। मेरा एक कस्टमर है जो सेटिस्फेक्शन है अपने काम से। हाँ। तो उसने मेरे को एक कस्टमर दिया था, उनका एक दोस्त था, उनका बारे में मेरे को बताया। मैं जाके आया, बम्बई जाके आया, 2 बार जाके आया, उसको पॉलिसी बताई, सब बताया। उसको 35 लाख का उसको मैंने ये दिया है, अपना प्रेजेंटेशन दिया है। 35 को वो एग्री हुआ है, लेकिन अभी तक वो खाली मेरे को डाइवर्ट कर रहा है कि अब करेंगे अपन 101% करेंगे, आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ क्योंकि मेरे अगर क्लाइंट आपका प्रपोजल पोस्टपोन कर रहा है मतलब वो पूरा कन्विंस नहीं है। भले वो बोलता है कि सब अच्छा है, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसका मतलब मान के चलो पूरा कन्विंस नहीं है। वो तुमको बोल रहा है और कन्विंस करो और बेटर बताओ करके, तो थोड़ा सा उसको रीवर्किंग करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल केस बेसिस पे डिपेंड रहता है, उसका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखना पड़ेगा, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। ऐसे सही जगह सही वक्त पे उसको हिट करना पड़ेगा ताकि वो क्लोज फास्ट हो जाए। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसे प्रपोजल बहुत सारे चलते रहते, पाइपलाइन में रहना भी चाहिए। आज नहीं तो कल आ जाएगा। अगले ये साल TOT करना है, आप टारगेट कर लो तो यही साल हो जाएगा। नहीं, वो TOT के हिसाब से ही देख रहा था। हाँ, तो देखो TOT उसको। हो गया है, मैं बोला TOT तो हो जाएगा, इसीलिए वो देख रहा था। तो अभी उसको अभी क्या करना चाहिए एग्जैक्ट? अभी तो हो गया। क्या बिजनेस में क्लाइंट? वो है केमिकल फैक्ट्री है उसकी। हाँ, तो आप उसको तो सबसे पहले केमिकल मैगजीन सब्सक्राइब कर दो अपने तरफ से। अच्छा। मेरे जो क्लाइंट है मैं उनको मैगजीन सब्सक्राइब करके देता हूँ अपने कॉस्ट पे 1 साल तक। मैगजीन, जो भी मैगजीन है जिससे रिलेटेड है। अभी जैसे मेरे एक क्लाइंट है जो फर्नीचर इंडस्ट्री में थे, तो उसको वो जो इन आउट कुछ आती है ना मैगजीन, है ना, तो वो लेके मैं बिल्कुल कवरिंग लेटर के साथ हर महीने बेचता था उसको। तो पहले 2 केमिकल की मैगजीन दे दो उसको, है ना, उसके हित की बात करो। वैसे आप अपने बिल्डर को दे दो। थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना पड़ेगा बड़े लेवल के प्रपोजल्स के लिए। फिर उसके हित में और जितनी भी उसकी जो भी सिचुएशन होंगी उससे रिलेटेड उसको जिसमें भी ये होगा। जैसे एक मेरे क्लाइंट है वो हनुमान जी के भक्त है ना, हर शनिवार को बराबर वो मंदिर में मिलते हैं करके, तो उसको हनुमान जी से रिलेटेड चीज़ें भेजना शुरू कर दो। ठीक है, तो ऐसे करके थोड़ी से ट्राई एरर करके हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ, होता है तो करो ना, स्टाफ को लगा दो। मैंने तो कभी किया नहीं, करते हैं तो स्टाफ ही करते हैं। हाँ, होता है तो करो, उसमें अच्छा है, फ्यूचर उसी में है। LIC का सॉफ्टवेयर उतना इक्विप्ड जो है दिन पे दिन इवॉल्व होते जा रहा है, जिसमें इक्विप्ड हो रहा है। बहुत सारे जो पहले मल्टीपल चीज़ें होती थी अभी एक OTP में काम हो रहा है। तो आगे जाके फ्यूचर है, करना तो पड़ेगा ही अपने को तो, लेकिन अपने को स्टाफ को उस हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा। लेकिन कर लो। अभी मैंने मेरे सब स्टाफ को भी iPad दिला दिया। मेरा क्लाइंट के पास बैठ के वो iPad में बैठ के कर लेता है वहाँ पे कंप्लीट आराम, तो हो जाता है। उतने ज़्यादा नहीं हो पाते रिस्ट्रिक्शन से, लेकिन जो होता है वो करना चाहिए। सर नमस्ते। लास्ट क्वेश्चन एक। यस सर नमस्ते। हाँ जी। मैं दादा शंकर जगदाळे, सातारा डिवीजन से हूँ। सातारा डिवीजन से हूँ जी सर। मुझे रिसेंटली एक क्लाइंट मिले, प्रॉस्पेक्टस ही है, लेकिन बात हुई है उनसे 1 करोड़ जीवन तरुण की, उनका 3 साल का बच्चा है। वो जर्मनी में रहते हैं। उन्होंने ये बोला कि पॉलिसी करेंगे, लेकिन मेरा परमानेंटली जर्मनी में रहना, परमानेंटली जर्मनी में मैं रहने के तय कर रहा हूँ। हाँ। तो प्रीमियम और उसका मिलने वाला बेनिफिट, इसका और इनकम टैक्स का क्या रिलेशन रहेगा? हाँ, वैसे टेक्निकली तो आपको एक CSE चेक करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि क्या है करके। जब तक ये यहाँ पे पैसा है, उसको आजकल सब जगह डबल TT साइन हो गई है, तो उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। सपोज उसके मनी बैक आ रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही, तो वहाँ पे डिस्क्लोज़ करना ही पड़ता। यहाँ पे जो टैक्स लगता है अपने यहाँ, सपोज़ यहाँ पे उसको 30% से टैक्स लगता है और वहाँ अगर 40% और डिफरेंस 10% देना पड़ेगा। अगर वहाँ पे टैक्स कम है तो उसको डिफरेंस नहीं देना पड़ेगा। प्लस सब पैसे लीगली ट्रांसफ़र भी होते हैं। अगर वो जर्मनी भी सेटल हो गया तो इंडिया के पैसे भी लीगली वो 5% पैसे भर के पूरी कैपिटल भी ट्रांसफ़र कर सकता है। थोड़े टैक्सेशन का इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका ये है, उसकी पॉलिसी अभी जो भी आप फ्यूचर लेंगे वो NRE अकाउंट से लो, तो उसको बोलो डॉलर से ही पेमेंट करो ताकि मैच्योरिटी भी उसमें आ जाए, तो बिना कोई टैक्स के ट्रांसफ़र हो जाए। टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स जो भी होगा बोनस पे या जो डिफरेंस माइनस करके यहाँ का और वहाँ टैक्स का डिफरेंस का, लेकिन अदरवाइज जो दूसरा ट्रांसफ़र की कॉस्ट लगती है गिफ्ट करके, वो नहीं लगेगी NRE अकाउंट से अगर पेमेंट कर रहा है तो। ओके, ठीक है सर। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, एक बार देखो कितनी कैपिटल होना चाहिए। इनका एक क्वेश्चन बनता है लास्ट, पूरी मीटिंग इनकी। हाँ, प्रीतेश सर की। चलो भैया बोलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ,
सर मेरा नाम प्रीतेश है, मैं गुजरात से हूँ, बड़ौदा गुजरात से। सर एक्चुअली में मुझे 4.5 साल जैसे हुए LIC में और 2 बार MDIT किया है सर। तो अभी मुझे सर TOT करना है सर, तो मैं वो किस तरह से कर सकता हूँ सर अभी? जैसे आपने 10 साल पहले जो किया। और सर अभी जरा अचीवमेंट थोड़ा जल्दी चाहिए सर। जल्दी चाहिए क्या? जल्दी चाहिए हाँ तो जल्दी कर लो ना। यही साल TOT टारगेट करो। कितने कस्टमर बेस कितना है आपका? कस्टमर बेस मतलब 700-800 होगा अभी तो। 700-800? हाँ। नहीं, फैमिली है उतनी? नहीं, फैमिली तो लगभग 200-300 होगी फैमिली। 700-800 तो बस TOT हो जाना चाहिए। हाँ। तो भैया वो फैमिली बढ़ानी पड़ेंगी आपको। ओके। 200-300 है ना, पहले तो 500 फैमिली ऐड कर लो। ओके। यानी जो VM Pro वगैरह यूज़ करते क्या करते? डाटा मैजिक करते, किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ? परफेक्ट सॉल्यूशन मेरे पास सॉफ्टवेयर है। जो भी है ना, तो फैमिली, एक फैमिली में 4 मेंबर रहते हैं, तो वैसी फैमिली आपके पास मिनिमम 500 रहनी चाहिए। ओके। ठीक है। प्लस वो फैमिली जैसे मैंने बताया प्रॉस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी नेक्स्ट लेवल पे। ओके। अभी आप